हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में जैसा कि देखा था एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में क्या क्या देखे थे कल हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में देखे थे कि ग्रोथ जो होता है ना, वृद्धि जो होता है ना, जो कोशिकाओं के गुणन तथा अंतरकोशिकीय पदार्थों की वृद्धि से होता है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों के आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वही विकास की बात करें तो विकास जो है शरीर के कार्य की परिपक्वता है, जिसमें अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि को लंबाई, वजन आदि के द्वारा मापा जा सकता है। वही विकास की बात करें तो विकास में आपकी कैपेसिटी कितनी है, दक्षता कितनी है, मैच्योरिटी कितना है, उससे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। वृद्धि एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास परिपक्वता से संबंधित परिवर्तन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल पढ़ा था वृद्धि और विकास का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वृद्धि और विकास के अध्ययन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो वृद्धि और विकास के अध्ययन का इम्पोर्टेंस होता है कि बच्चे की देखरेख के लिए जो उसके मम्मी पापा होते हैं ना, या फिर कोई भी व्यक्ति होते हैं, तो उसके व्यवहार को समझ पाए। बच्चे के आयु के अनुसार उसका कितना एज हो रहा है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो चीज़ उसको दे सके, पहचान सके। इसलिए भी महत्व है इसका वृद्धि और विकास को पढ़ने का। उसके बाद बच्चे की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण नर्सिंग सेवा उपलब्ध करवाया जाए, इसलिए भी महत्व दिया जाता है इसको। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को देखे होंगे, पिछले वीडियो को, तो याद होगा आप लोग को वृद्धि और विकास की मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कि विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो वही विकास जो है क्रम अनुसार संपूर्णता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। विकास की अवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है। वही वृद्धि की बात करें तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। 10 कारक आप लोगों को कल मैं पढ़ाई थी कि पहला था अनुवांशिक कारक, दूसरा था वातावरणीय कारक, तीसरा था प्रजाति, चौथा था बीमारी, पांचवा था पोषण, छठा था अंतर्गर्भाशयी विकास, सातवां था बुद्धि, आठवां था लिंग, नौवां था भावनाएं, 10वां था हार्मोन्स। तो ये 10 कारक पढ़े थे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के, जिसमें से हम लोगों ने इलनेस तक कंप्लीट कर लिया था विस्तारित रूप से। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे। आज आप लोग को फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जहाँ जैसे कि आप लोग को दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे कि बच्चे की जीवन की अवस्थाएं कितनी होती है। यहाँ पे जैसे दिया हो गया है शैशव अवस्था, शाल्य पूर्व अवस्था। ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जा कर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मेडिको डिटेक्टिव ऑफिशियल चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। एएनएम फर्स्ट ईयर का सारे नोट्स का आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि अगला सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। तो देख रहे हैं कितना अच्छा से यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा लास्ट में। और अभी हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सारा नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कल देखे थे कि इलनेस तक, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो कारक होता है ना, वो वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट कराना है, मेंटल डेवलपमेंट कराना है, तो उसके लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे को बैलेंस डाइट वही नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, कुपोषण जैसी बीमारी हो जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे क्वाशियोर हो जाती है, मारास्मस हो जाती है। क्वाशियोर क्यों हो जाती है, जब बच्चों में प्रोटीन
प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना बाबू, जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसको क्वाशियोरकोर नामक बीमारी हो जाएगी। वही मारास्मस की बात करें तो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होगी बच्चों में, तो मारास्मस नाम की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए बच्चों को वृद्धि और विकास के लिए पोषण जो कारक है इसीलिए ज़रूरी है, ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। और जब ये पोषण उसको अच्छे से मिलेगा, बैलेंस डाइट अच्छे से मिलेगा बच्चे को, तो बच्चे में क्या होगा, वृद्धि और विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस डाइट के भी बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट। इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट में क्या है कि गर्भावस्था के दौरान माँ का पोषण स्तर, शारीरिक संक्रमण और दवाइयाँ बच्चे के विकास को गहराई से प्रभावित करती है। जब बेबी गर्भ में होते हैं ना, तो उस टाइम माँ को पोषण स्तर यानी कि खान पान को अच्छा करना चाहिए। शारीरिक संक्रमण जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, गंदे में नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होकर के रहना चाहिए, ताकि क्या, माँ खुद भी सुरक्षित रहे और पेट में पल रहे बच्चे को भी सुरक्षित रख सके। उसके बाद जो दवाइयाँ लेते हैं, कैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, कैसे डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो वो अच्छी दवाइयाँ ले, टाइम टाइम पे ले, डोज पे ले। वो सब क्या होता है ना कि बच्चे के विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनके गलत प्रभाव से बच्चे में कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकते हैं। अगर जब गर्भ में बच्चे हैं तो माँ अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रही है, दवाइयाँ सही से नहीं ले रही है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो बच्चे पे क्या हो जाते हैं, जन्मजात विकृतियाँ होते हैं। जन्मजात विकृतियाँ में क्या हो जाते हैं, जैसे कंजेनाइटल एनोमलीज में जैसे देखते हैं आप लोग, क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया। आप लोग देखो हो, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो किसी बच्चे को होंठ कटे होते हैं, देखिए हो आप लोग, तो वो सब बच्चे क्या होते हैं ना कि जन्म से ही विकृत होते हैं, जन्मजात विकृति होती है। किसी के पैर टेढ़े होते हैं, किसी के सिर बड़ा सा होता है, तो ये सब क्या होता है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होता है। क्यों हो जाता है ये कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, क्योंकि इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट बेबी का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि माँ जो है, जब बच्चे गर्भ में थे तो माँ जो अच्छे से खाना नहीं खाया, दवाइयाँ नहीं ली सही तरीके से, कौन सी दवाइयाँ कब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, दवाइयाँ सही से नहीं ली, इन्फेक्शन से नहीं बची, इसीलिए बच्चों में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो गई। ठीक है, चलिए अब तीसरा नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो बच्चे की बुद्धि और उसके सामाजिक व्यवहार जो होती है ना, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक वृद्धि को तय करता है। बच्चे में बुद्धि कितनी है, ताकि वो समाज में जो व्यवहार चल रहा है उसका सामाजिक व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता, जैसे कि सामने में कुआं है, अब उसमें कूदूं या ना कूदूं, ये निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, उसमें वही है बुद्धि। अब जो बच्चा निर्णय लिया कि अरे कुआं ही तो है, चल जाएंगे, फिर तो निकल जाएंगे, उसको पता ही नहीं है कि डूब जाएंगे अंदर में, तो उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वो क्या है कि उसमें बुद्धि की वृद्धि और विकास नहीं हुई है। और जिस बच्चे में बुद्धि की विकास होगी ना, वो समझेगा, सोचेगा, फिर करेगा। उसके बाद भावनात्मक वृद्धि इमोशनल ग्रोथ को तय करता है। इमोशनल ग्रोथ मीन्स कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या करना है, यह है आपकी इंटेलिजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स, लिंग। लिंग में क्या होता है, लिंग का क्या है इसमें मतलब, तो लिंग में क्या होता है ना कि जन्म के समय और शुरुआती दौर में एक नर शिशु यानी कि मेल चाइल्ड का शारीरिक भार और लंबाई आमतौर पर मादा शिशु से अधिक होता है। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चों में कि जो लड़की पैदा होती है और उसी टाइम एक लड़का पैदा हुआ, तो आप उस टाइम अक्सर देखते होंगे कि लड़का का जो वेट होता है ना हमेशा, यानी कि लड़का 3 kg का है तो लड़की 2.5 kg की रहेगी, लड़का 2.5 kg का है तो लड़की 2 kg की रहेगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सेक्स पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास कैसे है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मेल चाइल्ड का वेट जो है ज़्यादा होता है मादा शिशु यानी कि गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है फीलिंग्स। फीलिंग्स में क्या है
कि फीलिंग्स का वृद्धि और विकास से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, माता और पिता से स्नेह का अभाव या सुरक्षा की कमी बच्चे के व्यक्ति को बिगाड़ या विघटित कर सकती है। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे को वृद्धि और विकास करने में। जैसे किसी बच्चे को माता पिता से स्नेह नहीं मिला, माता पिता का प्यार का अभाव रहा, सुरक्षा की कमी रही, तो वो क्या होता है, बच्चे की पर्सनालिटी को बिगाड़ सकता है और विघटित कर सकता है। वो बच्चे बड़े होकर क्या बोलेंगे कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे प्यार ही नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बताया ही नहीं कि कैसे होता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसमें ना फीलिंग्स की कमी होने लगती है, विघटन होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगती है। तो फीलिंग्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है वृद्धि और विकास में। नेक्स्ट है हार्मोन का। हार्मोन का क्या रिलेशन है भाई? तो हार्मोन में देखेंगे ना कि शरीर की अंतः स्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, विकास और वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाती है कि बच्चों में मानसिक मंदता हो जाती है, मानसिक मंदता हो जाती है, जिससे मेंटल डेवलपमेंट उसका अच्छे से नहीं हो पाती है। किसके कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। इसलिए हार्मोन भी एक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टेजेज ऑफ चाइल्ड। स्टेजेज ऑफ चाइल्ड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले नोट आप लोग एक बार देख लीजिए कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। कौन सी 4 अवस्थाएं होती है? तो पहला अवस्था आपको दिख पा रहा होगा कि शैशव अवस्था, इन्फेंसी। शैशव अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को शैशव अवस्था कहते हैं। देखिए एग्जाम में ना, भाभा में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा, शैशव अवस्था की एज ग्रुप कितनी होती है? तो आपको बताना है जन्म से 1 वर्ष शैशव अवस्थाएं, इन्फेंसी होता है। वही यहाँ पे नियोनेटल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग। नियोनेटल की एज ग्रुप की कितना होती है, ये लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। नियोनेटल लिखिए, उसका अगर एज ग्रुप पूछा जाए तो आपको लिखना है कितना? 0 से 1 मंथ। 0 से 1 मंथ। 0 से 1 मंथ। 0 से 1 मंथ होती है नियोनेटल की एज ग्रुप, जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है। तो आप लोग को लिखना है कि नियोनेटल की एज ग्रुप कितनी होती है? 0 से 1 मंथ। वही शैशव अवस्था की बात करें तो जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। शैशव अवस्था में मुख्य आवश्यकताएं किस किस चीज़ की होती है? तो यहाँ पे शैशव अवस्था में मुख्य अवस्थाएं दी गई है। जैसे जन्म के समय बच्चे की सबसे पहली ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन, सेफ्टी। शैशव अवस्था में क्या क्या आवश्यकता होती है बच्चों की? तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। पोषण देंगे तभी ना बच्चे बढ़ेंगे, सुरक्षित फील करेंगे। और उसके बाद सेफ्टी, बच्चे को सेफ्टी से रखना है। उसके बाद है सामाजिकता। उसके बाद क्या है? सामाजिकता। इस अवस्था में बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, क्योंकि उसको पता ही नहीं है समाज क्या है। तो बच्चा उस टाइम सामाजिक भी नहीं होता है और ना ही असामाजिक होता है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीना का होता है तो 6 महीना तक बच्चा अपनी हर ज़रूरत के लिए माता पिता पर निर्भर रहता है। शुरुआती 6 महीना तक तो केवल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही दिया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग को ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना गया है। जन्म से 6 महीना तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध के अलावा 1 बूंद पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। माँ के दूध ही उसके लिए अमृत होता है, उतने से वो उसका पेट भर जाता है, उतने में वो एकदम परफेक्ट फील कर रहा है। लेकिन वही 6 महीने के बाद की बात करें तो 6 महीने के बाद उसको ऊपरी आहार जैसे कि दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, सेरेलैक हो गया आदि शुरू कर देना चाहिए। दूध से अन्य ठोस पदार्थ, अर्ध ठोस पदार्थ आहार पर निर्भर करने की प्रक्रिया को वीनिंग कहते हैं। अब देखिए ये जो वीनिंग वर्ड है ना, बहुत ही फेमस वर्ड है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और ग्रोथ डेवलपमेंट में। वीनिंग वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विनिंग से आप क्या समझते हैं, विनिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको क्या बताना है कि 6 माह के बाद जब
बेबी को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार जो दिया जाता है ना, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, सेरेलैक, वो सब होता है वीनिंग। वो सब कहलाता है वीनिंग, यानी कि ऊपरी आहार देने को ही वीनिंग कहते हैं एक लाइन में। अब हम लोग देखेंगे शारीरिक माइलस्टोन। इसी में शारीरिक माइलस्टोन क्या होता है? तो शारीरिक माइलस्टोन होता है कि उसका विकास कैसे हो रहा है। विकास कैसे हो रहा है? विकास तो आप लोग को पता है ना कि मैच्योरिटी, मेंटल डेवलपमेंट। हाँ, तो यहाँ पे जैसे 9 माह का शिशु हो गया, 9 माह का शिशु हो गया तो सहारे के साथ खड़ा होने लगता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल बच्चा होगा ना 6 महीना का हो जाएगा तो वो सहारे के साथ खड़ा होने लगेगा। 12 माह यानी कि 1 साल का बच्चा हो जाएगा तो बिना सहारे के चलना लगेगा। वो गिर के उठ के जैसे तैसे मतलब वो चलने लगेगा, बिना सहारा का चलेगा। वही 9 महीना का बच्चा रहेगा तो सीढ़ी को पकड़ के चलेगा, गेट को पकड़ के चलेगा, मम्मी का आंचल पकड़ के चलेगा। हाँ, जब अब दूसरा है, पहला तो शैशवावस्था था, 0 से 1 वर्ष तक का था उसका। दूसरा है शाल्य पूर्ण अवस्था यानी कि प्री स्कूल स्टेज। इसको आप लोग को एक फ्लो चार्ट में आप लोग को बता दिया जाएगा। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद एक जगह आपको बता दिया जाएगा। प्री स्कूल स्टेज का एज होता है 3 से 6 वर्ष। प्री स्कूल स्टेज का क्या होता है? 3 से 6 वर्ष। इसमें क्या होता है इस स्टेज में क्या विकास होता है कि इस आयु में बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसमें जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वस्तु को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु रहता है। 3 साल का बच्चा है आपके पास, वो जैसे ही आपके साथ उंगली पकड़ के बाहर मार्केट में जाएगा, पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये क्या है, ये क्यों दिख रहा है। बहुत सारा उसके मन में क्वेश्चनिंग होता है। क्वेश्चनिंग बच्चे हो जाते हैं, मतलब आपसे हर टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रोटी फूल रहा है, क्यों फूल रहा है? ये आपने बेड पे बैठा है, अच्छा तो ये क्यों है? मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप बोलोगे आज आपका बर्थडे है, तो क्यों मेरा बर्थडे है, कब बर्थडे है, कैसे बर्थडे है, कब मनाएंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है। 3 से 6 साल तक के बच्चों में जानने की इच्छा होती है। आत्मनिर्भरता आता है। दूसरा क्या आता है? आत्मनिर्भरता। बच्चों को खुद से खाना खाना पसंद होता है, उस टाइम खुद से खाना खाएगा। और वह छोटा बच्चा गाड़ी, खिलौना, साइकिल चला सकता है, छोटा छोटा गाड़ी वगैरह चला सकता है खुद ही, यानी कि आत्मनिर्भर होता है उसके लिए। उसके बाद सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होता है इस उम्र में। जैसे कि इस उम्र में बच्चे विभिन्न शारीरिक गतिविधि में व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए परिजन द्वारा विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। अगर आपके भी घर में 3 से 6 साल के बच्चे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो उस टाइम इतना एक्टिव होता है ना फिजिकली, कहीं भी गिर जाएगा, कहीं भी उठ जाएगा, कोई भी चीज़ मुंह में ले लेगा, तो उसको संभालने की ज़रूरत है। अब तीसरा है शाल्य बालक यानी कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का एज ग्रुप होता है 6 से 12 वर्ष। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है। इस अवस्था में बच्चों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आप देखिएगा आपके घर में बच्चे होंगे तो 6 से 12 साल के जो बच्चे होंगे ना, उसकी शारीरिक लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती होगी। वह ना खुद को लिंग को पहचानता है। बच्चा खुद के लिंग को पहचानता है कि वह लड़का है कि लड़की। आप उससे पूछेगा ना 6 से 12 साल के बच्चे को, तुम लड़के हो कि लड़की हो, तो फटाक से बताएगा अच्छा मैं तो लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। वो बोलेगा मैं लड़का हूँ। तो लिंग को पहचान सकता है बच्चा 6 से 12 साल में, ठीक है। और उसके प्रति जागरूक हो जाता है। अपने समान लिंग वाले, यानी कि वो भी लड़का है, उसके साथ वाला भी लड़का है, तो उसके अनुसार व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक दायरा। सामाजिक दायरा में इसी एज में आता है कि इस आयु में बच्चे दूसरे बच्चों से दोस्ती करके ना पीयर ग्रुप्स बनाते हैं। 6 से 12 साल के बच्चे हो गए, स्कूल जाने लगे, तो वो तो ग्रुप्स बनाएंगे ही अपने दोस्तों के, जिससे उनके सीखने का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत कुछ सीखेगा। अच्छा उसने ऐसा किया, वो बोलेगा मेरी मम्मी ने ऐसे बताया, मेरे टीचर ने ऐसे बताया, तो सीखने का उम्र हो जाता है वो 6 से 12 साल, ठीक है। अब चौथा है किशोरा अवस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस का एज ग्रुप होता है 12 से 18 वर्ष। लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, लास्ट में आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा, हमेशा आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है।
तो किशोरा अवस्था में क्या था कि संवेदनशीलता में क्या है कि यह उम्र जो है ना अधिक संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसमें तीव्र मानसिक और शारीरिक बदलाव होने लगते हैं। 12 से 18 वर्ष में तीव्र मानसिक भी होगा, यानी कि मेंटल बदलाव भी होगा और फिजिकल चेंजेज भी होगा। हार्मोन्स का प्रभाव इस उम्र में काफ़ी पड़ते हैं, जैसे कि ये सभी बदलाव शरीर में शारीरिक हार्मोन्स की क्रियाविधि के कारण होते हैं। जैसे बॉयज़ में आप लोग क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, तो बॉयज़ में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि बालकों में द्वितीयक लक्षण जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, मांसपेशियां में दृढ़ता मतलब आप लोग देखोगे ना लड़के में बॉडी बनाता है एकदम, तो वो जो मांसपेशियां निकलती है ना उसमें दृढ़ता आती है। हाँ, उसके बाद अगर गर्ल्स की बात करें कि गर्ल्स में क्या चेंजेज आती है, तो गर्ल्स में जो है बालिकाओं में आवाज़ का पतला होना, शरीर के विशिष्ट भाग में वसा का संग्रह। आप देखिएगा ना, जब 18 साल की लड़कियां हो जाएगी, 12 से 18 साल की लड़कियां, तो उसकी आवाज़ सुरीली होती जाती है, पतली आवाज़ होती जाती है। हाँ, और शरीर के विभिन्न भागों में फैट जमने लगते हैं, जैसे कि स्तन का विकास होने लगता है। मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ हो जाता है, जिसको गांव घर में महीना बोलते हैं। हाँ, महीना स्टार्ट हो जाता है, वही मासिक स्राव स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, एमसी स्टार्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ें का एक ही नाम है, एमसी, मेंस्ट्रुएशन, मासिक स्राव, ऋतुस्राव, महीना, ये सब बोलते हैं। तो लड़कियों में तो 12 वर्ष के बाद स्टार्ट हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब तो चेंजेज हुआ ना हार्मोन के कारण। अब देखते हैं व्यवहार में क्या क्या चेंजेज आता है। तो व्यवहार में चेंजेज आता है कि यह तीव्र शारीरिक बदलाव के कारण बच्चों का व्यवहार कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। वे अपनी भावनाएं माता पिता के बजाय दोस्तों से शेयर करना पसंद करेंगे। देखिएगा इस उम्र में ना बच्चे अपने माता पिता से बहुत कम शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को तो एकदम हर एक बात शेयर करेंगे कि मेरा भी दाढ़ी मूंछ आ गया, वो उसका दोस्त बोलेगा हाँ मेरा भी आवाज़ देखो कैसा हो रहा है, चेंज आ रहा है मेरी आवाज़ में, मेरा दाढ़ी मूंछ आ गया, मेरे आवाज़ में चेंज आ रहा है, मेरा बॉडी देखो। हाँ, लड़का लोग ऐसे बात करते हैं, लड़कियां लोग बात करी अरे तुम्हारा एमसी आया, मेरा महीना आया। तो ये सब ना व्यवहार में चेंजेज आता है और अपने दोस्तों से बात करते हैं, माता पिता से उतना अटैच्ड नहीं होते हैं उस टाइम। उसके बाद होती है कि माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए इस एज में। तो इस एज में माता पिता की भूमिका होना चाहिए कि ऐसे समय में माता पिता को बच्चे को डांटने के बजाय उन्हें मानसिक सहारा देना चाहिए, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुन करके हल करना चाहिए, कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, क्या प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वृद्धि तथा विकास के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि। दूसरा है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट। कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, वृद्धि और विकास के टाइप्स कितने होते हैं, तो वृद्धि और विकास के 4 टाइप्स होते हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट और चौथा इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों के जीवन की अवस्थाएं जन्म से 18 वर्ष। अभी हम लोगों ने देखा था कितनी स्टेजेज होती है, 4 स्टेजेज। पहला क्या होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी। दूसरा है प्री स्कूलर स्टेज। तीसरा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और चौथा है एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट आप लोग देख लीजिए, अभी तो पढ़े हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या आवश्यकता होती है, कि पोषण व सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक असामाजिक कुछ नहीं होता है, 6 महीना तक केवल के स्तनपान देना है, 6 महीना के बाद वीनिंग शुरू करना है, जैसे कि दाल चावल पानी। 9 महीना तक बच्चे सहारे से खड़ा रह सकता है और 12 महीना में चल सकता है। सेकंड था प्री स्कूलर स्टेज, जिसमें 3 से 6 वर्ष तक का एज ग्रुप था। मानसिक विकास होता है इसमें तीव्र गति से, जिज्ञासु स्वभाव रहता है, जानने की इच्छा रहता है, स्वयं खाना खाना पसंद करेगा, ये नहीं कि आप खिलाइए, एकदम खुद से खाना उसको पसंद है। सुरक्षा का ध्यान रखना होता है माता पिता को कि चोट ना लग जाए बच्चे को।
उसके बाद था स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में 6 से 12 वर्ष तक का एज ग्रुप, जिसमें लंबाई तीव्र वृद्धि से बढ़ती है, लिंग पहचान वो व्यवहार समूह बनाता है, दोस्ती करता है, ग्रुपिंग करता है, सीखने का क्षेत्र उसका बढ़ता है। उसके बाद था किशोरावस्था एडोलसेंस, जो कि 12 से 18 वर्ष तक के एज ग्रुप में होता है। इसमें था संवेदनशील उम्र हो जाता है, तीव्र मानसिक व शारीरिक बदलाव आता है, कारक होता है शारीरिक हार्मोन्स, बालकों में जैसे दाढ़ी मूंछ हो जाता है, भारी आवाज़, पेशीय दृढ़ता। वही बालिकाओं की बात करें तो अभी पढ़ें कि पतला आवाज़ हो जाता है, वसा संग्रह, मासिक स्राव हो जाता है। व्यवहार की बात करें तो चिड़चिड़ा, मित्रों पर निर्भर, माता पिता मानसिक सहारा व समाधान दे इस टाइम। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि वृद्धि तथा विकास के टाइप्स, वृद्धि और विकास के प्रकार। तो यहाँ पे पहला था कि शारीरिक वृद्धि, दूसरा था मानसिक वृद्धि, तीसरा था सामाजिक विकास और चौथा था भावनात्मक वृद्धि। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यही वृद्धि और विकास के प्रकार, जो 4 प्रकार दिया गया वो चारों प्रकार को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद आगे फिर और क्या टॉपिक आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस मैम समझ में आया। बाकी आप लोग को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो फटाक से कमेंट में लिख दीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैं हूँ ना, तो आपके एग्ज़ाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगी, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारा बताऊंगी, टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मैराथन क्लास चलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का भी मैराथन क्लास चलेगा, सारी चीज़ आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे। तो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। आप अपने नर्सिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं इसका लाभ ले सके, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स PDF भी मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पे। फटाफट आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।